मेरी ननद दीप्ति बहुत ही ज़्यादा चुलबुली है। उसके मन में जो भी आता है वो झट से बोल देती है। भाभी जल्दी आओ प्लीज़। दीप्ति की आवाज़ सुनकर मैं दौड़ी चली आई। क्या बात है दीप्ति? मैंने प्रश्नसूचक दृष्टि उसकी तरफ डाली तो दीप्ति ने अपनी दोनों हथेलियों के बीच मेरा सिर पकड़कर सड़क की ओर घुमा दिया। मेरी तरफ नहीं भाभी, पार्क की तरफ देखो, वहाँ सामने बेंच पर लैला बैठी है। अच्छा, तो उन आंटी का नाम लैला है, तुम जानती हो उन्हें? क्या भाभी आप भी ना? दीप्ति चिढ़ते हुए पैर पटकने लगी। मैं नहीं जानती उन्हें, पर वो रोज़ यहाँ इसी समय इसी बेंच पर आकर बैठती हैं और अपने मजनू का इंतज़ार करती हैं। भाभी, मजनू बस आता ही होगा, वो देखो वो आ गया। अब देखो ना इन दोनों के चेहरों की रंगत, पैर कब्र में लटके हैं और आस की परवान चढ़ रही है। मैंने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, इस उम्र के लोगों का ऐसा मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है दीप्ति। भाभी, इस उम्र में लोगों को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पता नहीं कहाँ से आते हैं और यहाँ छिप छिप कर मिलते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्यों दीप्ति, शर्म क्यों आनी चाहिए? क्या हम तुम दूसरों से बातें नहीं करते? हमारे बीच वो चक्कर थोड़े ही होता है। तुम्हें क्या पता कि इनके बीच क्या चक्कर है? क्या ये पार्क में बैठकर अश्लील हरकतें करते हैं या आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं? मेरे हिसाब से तो यही दो बातें हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति उनका मजाक बनाए। फिर जब तुम उन्हें जानती ही नहीं तो उनके रिश्ते को कोई नाम क्यों देती हो? रिश्ते को नाम कहाँ दिया है भाभी? मैंने तो उनको नाम दिया है। दीप्ति तुनक कर बोली, मैंने तो आपको यहाँ बुलाकर ही गलती कर दी। ये कहते हुए दीप्ति वहाँ से चल दी। उसके जाने के बाद भी मैं कितनी देर यूं ही बालकनी में बैठी उन दोनों बुजुर्गों को देखती रही और सोचती रही कि माँ बाप अब समझदार हो गए हैं। लड़के लड़की की दोस्ती पर ऐतराज़ नहीं करते। समाज भी उनकी दोस्ती को खुले दिल से स्वीकार कर रहा है। लेकिन दो प्रौढ़ों की दोस्ती के लिए समाज आज भी वही है, उसकी सोच आज भी वही है। पार्क में बैठे अंकल आंटी को देखकर वर्षों पुरानी एक घटना मेरे मन में फिर से ताज़ा हो गई। पुरानी दिल्ली की गलियों में मेरा बचपन बीता है। उस समय लड़के शाम को आमतौर पर गुल्ली डंडा या कबड्डी खेल लिया करते थे और लड़कियां छत पर स्टापू, रस्सी कूदना या कुछ बड़ी होने पर यूं ही गप्पे मार लिया करती थी। इसके साथ साथ गली में कौन आ जा रहा है, किसका किसके साथ चक्कर है, किसने किसको कब इशारा किया आदि की भी चर्चा होती रहती थी। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ शाम के वक्त छत पर खड़ी होकर ये सब करती थी। एक दिन बात करते करते अचानक मेरी सहेली अंकिता ने कहा, देख देख वो चल दिए कोमल के दादाजी, देख कैसे चबूतरे को पकड़ पकड़ कर जा रहे हैं। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? अरे वहीं देख, सामने रेखा की दादी निकल आई है ना अपने चबूतरे पर। और मैंने देखा दोनों बैठे मज़े से बातें करने लगे। अंकिता ने फिर कहा, शर्म नहीं आती इन बुढ़े बुढ़िया को? पता है तुझे, सुबह और शाम ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे के पास बैठे रहते हैं। तुझे कैसे पता? सुबह तू स्कूल नहीं जाती क्या? यही देखती रहती है। अरे नहीं, मम्मी बता रही थी। और मम्मी ही क्या, सारी गली के लोगों को पता है। बस नहीं पता है तो इनके घर वालों को। उसके बाद मैंने भी ये बात नोट करनी शुरू कर दी थी। कुनकुनी ठंड आ चुकी थी। रविवार का दिन था। मैं सिर धोकर छत पर धूप में बैठी थी। आदतन मेरी नज़र उसी जगह पर पड़ गई। कोमल के दादाजी अखबार पढ़कर शायद रेखा की दादी को सुना रहे थे और दादी मूंगफली छील छील कर उन्हें पकड़ा रही थी। ये दृश्य मुझे कितना भाया कि मैं उसे हमेशा के लिए अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। मुंडेर पर झुककर अपनी ठुड्डी को हथेली का सहारा दिए मैं कितनी ही देर तक उन्हें देखती रही कि अचानक कोमल दौड़ती हुई आई और अपने दादाजी से जाने क्या कहा और वो एकदम वहाँ से उठकर चले गए कि दादी की निरीह आंखें और मौन जबान से निकले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी उन्होंने वक्त जाया नहीं किया। पता नहीं क्या हुआ होगा। सोचते सोचते मैं भी छत पर बिछी दरी पर आकर बैठ गई। अभी पढ़ने के लिए अपनी किताब उठाई ही होगी कि गली में से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी।
कुछ देर अनसुना करने के बाद भी जब आवाज़ें बंद नहीं हुई तो मैं खड़ी होकर गली में देखने लगी। देखा गली में बहुत लोग खड़े हैं, औरतें और लड़कियां अपने अपने छज्जों पर खड़ी हैं। शोर कोमल के घर से आ रहा था। उसके पिताजी अपने पिताजी को बहुत ज़ोर ज़ोर से डांट रहे थे। शर्म नहीं आती इस उम्र में औरतबाजी करते हुए? तुम्हें अपनी इज्जत का तो ख्याल है नहीं, कम से कम मेरा तो सोचा होता। इससे तो अच्छा था कि जब माँ मर गई थी तभी दूसरी बिठा लेते। सारी गली हम पर थू थू कर रही है। अरे चंदर ने तो अपनी माँ को खुला छोड़ रखा है, पर तुम में अपनी अक्ल नहीं है क्या? खबरदार जो आज के बाद गली में पैर रखा तो। जितनी चीख चीख कर ये बातें कही गई थी उनसे, क्या उनके घर की बेइज्जती नहीं हुई? पर ये कहने वाला और समझाने वाला कोमल के पिताजी को कोई नहीं था। हाँ, ये सब आवाज़ें जैसे सबने सुनी, वैसे ही सामने रेखा की दादी और उनके बाकी घर वालों ने भी सुनी होगी। कुछ देर बाद भीड़ छट चुकी थी। उस दिन के बाद फिर कभी किसी ने दादी को चबूतरे पर बैठे नहीं देखा। बात सबके लिए आई गई हो चुकी थी। अचानक एक रात को बहुत जोर से किसी के चीखने की आवाज़ आई। मेरी परीक्षा नज़दीक थी, इस कारण मैं देर तक जाग कर पढ़ाई कर रही थी। चीख सुनकर मैं डर गई। समय देखा रात के 1:30 बजे थे। कुछ देर बाद किसी के रोने की आवाज़ आई। खिड़की खोलकर बाहर झाँका कि ये आवाज़ किस तरफ से आई है, तो देखा कोमल के घर के बाहर आज फिर लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। मेरे पिताजी भी घर से बाहर निकल चुके थे। कुछ लोग हमारे घर के बाहर चबूतरे पर बैठे धीरे धीरे बोल रहे थे। बहुत बुरा हुआ यार, राजवीर को समझाना पड़ेगा। मुंह अंधेरे ही अपने पिताजी की अर्थी ले चले, नहीं तो उसके पिताजी ने जो पंखे से लटक कर आत्महत्या की है, ये बात सारे मोहल्ले में फैल जाएगी और पुलिस केस बन जाएगा। राजवीर बेचारा बिन मौत मारा जाएगा। मैं सुनकर सन्न रह गई। दादाजी ने आत्महत्या कर ली। सब लोग उस दिन की बात भूल गए, पर दादाजी नहीं भूल पाए। कैसे भूल पाते उस दिन उनका आत्मसम्मान उनके बेटे ने मार दिया था। आज उनकी आत्महत्या पर कैसे फूट फूट कर रो रहा है। एक कर्कश सी आवाज़ तभी मेरे कानों में पड़ी और मेरी तंद्रा भंग हुई। मानो मैं नींद से जागी थी। किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई थी। मैंने कितनी बार अपने पति को कहा है कि इस बेल की आवाज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब कोई इसे देर तक बजाता है तो मन करता है बेल उखाड़ कर फेंक दूं। गुस्से से दरवाज़ा खोलने गई। बेटी कोचिंग करके वापस आई थी। बेटा, कितनी बार कहा है ना कि एक बार बेल बजाकर छोड़ दिया करो, मैं बहरी नहीं हूँ। एक बार मैं सुन लेती हूँ। मम्मा, मैं 10 मिनट से दरवाजे पर खड़ी हूँ, पर आपने घंटी नहीं सुनी। और आप जरा अपना फ़ोन देखिए, कितनी मिस कॉल मैंने दरवाजे पर खड़े खड़े दी है। आपने फ़ोन नहीं उठाया और अपने ही किए फ़ोन की घंटी मैं दरवाजे के बाहर खड़ी खड़ी सुनती रही। क्या सो गई थी आप? अगले दिन बेटी के कोचिंग जाने के बाद मैं ताला लगाकर पार्क की ओर चल दी और अपने बैठने के लिए मैंने वही बेंच चुनी जिस पर आंटी अकेली बैठी थी। पसीना पोंछकर मैंने उनकी ओर देखा तो वो पूछ बैठी, पहली बार सैर करने आई हो शायद। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। 2-4 दिन ऐसे ही थकान लगेगी, पसीना आएगा, फिर आदत पड़ जाएगी। आंटी मानो मेरी थकान भरी सांसों को थामने की कोशिश कर रही थी। मैंने भी बात को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पूछा, आप रोज आती हैं? हाँ बेटी, उनका छोटा सा उत्तर सुनकर मैंने कहा, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, पर आंटी समय नहीं मिलता। आप कैसे नियमित रूप से आ जाती हैं? तुम्हें समय नहीं मिलता और मेरे पास समय की कमी नहीं, कहते हुए आंटी खिलखिला पड़ी। तब तक मैं दोबारा सैर करने के लिए तैयार हो चुकी थी। मैं जैसे ही उठी, देखा सामने से अंकल आ रहे थे। ये सोचकर मैं वहाँ से चल दी कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मेरा ये नियम ही हो गया था। रोज की मुलाकात व बातचीत में ये पता चला कि आंटी यानी मिसेस सुमित्रा सरकारी स्कूल की रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। बच्चे अपनी अपनी गृहस्थी में मगन हैं। एक दिन मैंने पूछा भी था, आंटी, जब आप प्रिंसिपल रह चुकी हैं तो आप अपने नाती पोतों को पढ़ा सकती हैं, आपके समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। एक फीकी सी हंसी के साथ आंटी बोली, बेटी दूसरे शहर में रहती है, बेटे का भी एक ही बेटा है और वो देहरादून में पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है।
बेटा और बहू दोनों ही मुझे हर सुख सुविधा देते हैं, मान सम्मान भी रखते हैं, लेकिन अपने अपने करियर की ऊंचाइयां पाने में व्यस्त हैं। घर पर बस मैं अकेली। तो आंटी कोई सोशल सर्विस या कोई ऐसा काम जो आपको रुचकर लगे क्यों नहीं करती? मैं जैसी सोशल सर्विस करना चाहती हूँ वो बच्चों को पसंद नहीं, और ऊंची शान शौकत वाली सोशल सर्विस मैं कर नहीं सकती। हाँ, मुझे कविता और कहानियाँ लिखना रुचिकर लगता है और वो मैं लिखती हूँ, लेकिन वो शाम का समय घर में अकेली नहीं बीतता। कोई तो बात करने के लिए चाहिए, नहीं तो हम बोलना ही भूल जाएंगे और हमारी भाषा समाप्त हो जाएगी। हाँ, अगर तुम्हारे अंकल जी होते तो। अभी अंकल जी आपको लेने नहीं आएंगे क्या? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। नहीं बेटा, जिन्हें तुम रोज मेरे साथ बात करते देखती हो वो भी मेरी तरह ही अकेले हैं। मेरे पति तो 20 वर्ष पहले ही गुजर चुके हैं। उनके जाने के बाद भी अकेलापन था, लेकिन वो वक्त तो बच्चों को पालने और नौकरी करने में जैसे तैसे बीत गया। और नारायण जी जो अभी आने ही वाले होंगे वो भी अपनी जीवन संगिनी को 7-8 वर्ष पहले खो चुके हैं। नारायण जी तो मुझसे ज़्यादा अकेले हैं। मेरी बहू अनामिका मेरे बहुत करीब है, फिर फ़ोन पर हर तीसरे दिन बेटी से भी बात हो जाती है, लेकिन वो तो मर्द है ना, बहुओं से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते। बेटों के पास फुर्सत नहीं है। ऐसा नहीं कि बहू बेटे उनका ख्याल नहीं रखते, लेकिन आज सब अपने में व्यस्त हैं। नौकरी पेशा बहुएं 24 घंटे तो हाथ बांधे नहीं खड़ी रह सकती हैं ना। और नौकरी पेशा ही क्यों, घर में रहने वाली बहुएं भी ऐसा कहाँ कर सकती हैं। यद्यपि इंसान ऐसा करना चाहता है, लेकिन वक्त है कि वो हम सबको अपनी उंगली पर नचाता रहता है। जैसे बच्चे बच्चों की संगत में, जवान जवानों के साथ, ऐसे ही हम बूढ़े बूढ़ों की संगत में खुश रहते हैं। बच्चों के साथ कभी हमें बच्चा बनना पड़ता है, अच्छा लगता है, लेकिन मन की बात तो किसी हम उम्र से ही शेयर की जा सकती है। बस नारायण जी आते हैं, साझा दुख साझा सुख, कुछ इधर की कुछ उधर की, और फिर अगले दिन मिलने की उम्मीद में पूरे 24 घंटे बीत जाते हैं। तभी सामने से नारायण जी आते दिखाई दिए। मैं उठकर चलने लगी। आज सुमित्रा जी ने मुझे रोक लिया। इनसे मिलिए, ये हैं मिसेज रागिनी अग्रवाल, यहीं सामने के फ्लैट में रहती हैं। और बेटा ये है मिसेज नारायण, रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी। हम दोनों में नमस्ते का आदान प्रदान हुआ और मैं वहाँ से चल दी। उसी शाम मुझे अपने ससुर की बीमारी का पता चला और मैं लखनऊ चली गई। पूरे 7 दिन वहाँ लग गए। वापस आई तो थकान के कारण मेरा पार्क में जाने का मन नहीं हुआ, इसीलिए मैं बालकनी में ही खड़ी हो गई। देखा आज बेंच पर सुमित्रा आंटी नहीं है और नारायण जी को पार्क के गेट के बाहर जाते देखा। इसका मतलब आज आंटी आई ही नहीं। एक अनजाना सा भय मन में आया और मैं भागकर नीचे उतर गई और सड़क तक पहुंच चुके नारायण जी को आवाज़ दे दी। नारायण जी से पता चला कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। अंकल, उनके घर का पता फ़ोन नंबर कुछ है आपके पास? हाँ बेटा है तो, लेकिन चलो तुम तो फ़ोन कर ही सकती हो, बात करके मुझे भी बताना। मैंने फ़ोन करके सुमित्रा आंटी से मिलने की इच्छा जाहिर की। अगली सुबह घर के कामों से फ्री होकर मैं उनका पता ढूंढते हुए उनके घर पहुंच गई। आंटी का घर बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। अभी मैं उनका हाल चाल पूछ ही रही थी कि अंदर से एक महिला निकली। अनामिका, इनसे मिलो, ये रागिनी अग्रवाल हैं, और बेटा ये मेरी बहू अनामिका है। अनामिका ने मुस्कुराकर हेलो कहा और मेरे लिए चाय नाश्ता रखकर चलने लगी तो बोली, अच्छा मम्मा चलती हूँ, 3 बजे मीटिंग है, उसकी तैयारी करनी है। रात के लिए मैंने मीना को बोल दिया है, आपको जो खाना हो बनवा लीजिएगा। प्लीज़ मम्मा रेस्ट ही कीजिएगा। और मुझे अभिवादन करके वो चल दी। जितनी देर मैं वहाँ बैठी, आंटी उतनी देर नारायण अंकल के बारे में ही पूछती रही कि वे कैसे हैं, उन्हें कह देना मेरी चिंता न करे, मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर अंत में हिचकते हुए बोली, बेटा मेरी ओर से तुम नारायण जी से सॉरी बोल देना। मैंने प्रश्न सूचक दृष्टि से आंटी की ओर देखा तो बोली, 3-4 दिन से रोज नारायण जी का फ़ोन मेरा हाल चाल जानने के लिए आ रहा था,
लेकिन कल अनामिका ने कुछ तीखा तीखा सुना दिया। असल में अनामिका नहीं चाहती कि मैं पार्क में जाऊं। उसे डर है कि कहीं थकान से मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। और उधर नारायण जी इतने दिनों से अकेले। उनसे कहना कि अब बुखार नहीं है, कमजोरी दूर होते ही मैं पार्क आऊँगी। आंटी नारायण अंकल को यही ले आऊँ क्या? तुम क्या ला सकोगी? अच्छा है मैं बिस्तर में पड़े पड़े ऊब गई हूँ। आंटी की आंखों में आई चमक मुझसे छिपी नहीं रह सकी। यही चमक मैंने शाम को नारायण जी की आंखों में महसूस की, जब मैंने उन्हें अगले दिन आंटी के घर चलने के लिए कहा। अब सुमित्रा आंटी ने दोबारा पार्क में आना शुरू कर दिया था। एक शाम जब आंटी पार्क में बैठी थी, मैंने उनके घर फ़ोन किया। इरादा था कि नौकरानी से अनामिका के ऑफिस का नंबर या उसका मोबाइल नंबर ले लूँगी। कुछ खास बात करनी थी। अनामिका देखने में जितनी आकर्षक थी, फ़ोन पर उसकी आवाज़ भी उतनी ही लुभाने वाली लगी। जब मैंने उसे अपनी उस दिन वाली मुलाकात याद दिलाई और उससे मिलने के लिए वक्त मांगा, तो वो हैरान अवश्य हुई। लेकिन फ़ौरन ही मुझे अगले दिन लंच टाइम में अपने ऑफिस आने को कह दिया। अनामिका जी, आप मुझे सिर्फ एक मुलाकात भर जानती हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में आपकी सास से काफ़ी तारीफ सुनी है। सच कहूँ, जितना मैंने सोचा था आपको उससे बढ़कर पाया है। नहीं नहीं, ये मैं आपके सामने होने के कारण नहीं कह रही हूँ। मैंने ऐसा महसूस किया है, इसीलिए मैं आज आपसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। अनामिका की हल्की सी मुस्कान ने मेरे हौसले को हवा दे दी और मैंने धीरे धीरे सुमित्रा आंटी और नारायण जी की दोस्ती के बारे में उसे विस्तार से बता दिया। साथ ही मैंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि आज तक सुमित्रा आंटी और नारायण जी से मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस बारे में कोई चर्चा नहीं की है। ये सब कुछ मैंने स्वयं महसूस किया है। मैंने नोट किया कि अनामिका बहुत गंभीरता से मेरी बातों को सुन रही है। बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, देखिए अनामिका जी, आप भी औरत हैं और मैं भी। सोच कर देखिए सुमित्रा जी के मन का खालीपन। आप उन्हें सब कुछ दे रही हैं जो एक बहू होने के नाते दे सकती हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन आज उनके मन में एक बार फिर बसंत पाने की कामना है। क्या आप दे सकती हैं? कुछ पल हम दोनों के बीच ऐसे ही मौन में बीत गए। फिर अनामिका ने ही बात शुरू की। मम्मा जानती हैं कि आप यहाँ? जी नहीं, मैंने बीच में ही बात काट कर कहा। इस बारे में कभी भी आंटी के साथ मेरी कोई बात नहीं हुई। रागिनी जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ। अनामिका ने मेरी ओर देखकर कहा, आपने ये बात मुझसे क्यों की? राकेश से, मेरा मतलब मेरे हस्बैंड से क्यों नहीं की? आफ्टर ऑल वो बेटे हैं उनके। अनामिका जी, आप तो जानती हैं बच्चों के लिए माँ क्या होती है, वो भी बेटों के लिए। वो उसे देवी का दर्जा देते हैं। अपनी माँ के बारे में इस विषय पर बात करना कोई भी बेटा कभी गवारा नहीं करता। माँ की परपुरुष से दोस्ती बेटे के लिए डंक होती है। बहुत ही कठिन होता है उन्हें ये समझाना। आप चूँकि उनकी पत्नी हैं, आप समझ जाएंगी, तो केवल आप ही हैं जो अपने पति को अपने तरीके से समझा पाएंगी। मैं ठहरी बाहर की, मेरा इतना हक नहीं है। आप मेरी हम उम्र हैं और जैसा मैंने आंटी से जाना कि खुली विचारधारा की हैं, और फिर इस सब के ऊपर आप उनकी बहू हैं। लेकिन नारायण जी अपनी पहली पत्नी को भूल तो नहीं पाए होंगे। ऐसी हालत में मम्मी जी को वो सब कुछ मिल पाएगा। अनामिका जी, आपकी इस बात से मुझे आंतरिक खुशी हो रही है कि आप अपनी सास के लिए कितनी चिंतित हैं। लेकिन आप भूल रही हैं कि आंटी भी तो अभी तक अपने पति को नहीं भूली हैं। ये भूलने वाली बातें होती भी नहीं हैं। जब तक सास है, यही यादें तो अपनी होती हैं। ये यादें दो युवाओं के बीच तो दरार पैदा कर सकती हैं, परंतु बुजुर्ग लोग तो अपनी अपनी यादों को भी एक दूसरे से बांटकर ही सुख का अनुभव कर लेते हैं। लेकिन नारायण जी के घर वाले, अनामिका अपने सारे संशय मुझसे बांट रही थी, जो सुमित्रा जी से उसकी आत्मीयता को उजागर कर रहे थे। अब तक मैं अनामिका के साथ एक दोस्त की तरह काफ़ी खुल चुकी थी। जो काम बच्चों के लिए माँ बाप करते हैं, वही काम बच्चों को आज उनके लिए करना होगा। यानी आप पहले अपने पति को मनाएं, फिर रिश्ता लेकर नारायण जी के बेटे
बहुओं से मिले। हो सकता है पहली बार में वे लोग मान जाएं, या हो सकता है ना भी माने। स्वाभाविक है, उन्हें शॉक्ड तो लगेगा ही। आपको कोशिश करनी होगी, आखिर आपकी मम्मा की खुशियों का सवाल है। 1 सप्ताह तक मैं अनामिका के फ़ोन का इंतज़ार करती रही। धीरे धीरे इंतज़ार करना छोड़ दिया। मैंने पार्क जाना भी छोड़ दिया। पता नहीं सुमित्रा आंटी या अंकल का क्या रिएक्शन हो। शायद बात नहीं बनी होगी। पार्क में सैर करने जाने का उद्देश्य ही दम तोड़ चुका था। मन में एक टीस सी थी जिसका इलाज मेरे पास नहीं था। अपनी तरफ से जो मैं कर सकती थी किया, अब इससे ज़्यादा मेरे हाथ में नहीं था। एक दोपहर बेटी के स्कूल से आने का समय हो रहा था। टेलीविज़न देखकर समय पास कर रही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। क्या रागिनी जी से बात हो सकती है? उधर से आवाज़ आई। जी बोल रही हूँ। मैंने दिमाग पर जोर डालते हुए आवाज़ पहचानने की कोशिश की, पर नाकाम रही। आप कौन? आखिर मुझे पूछना ही पड़ा। देखिए, मैं सुमित्रा जी का बेटा राकेश बोल रहा हूँ। आप मेरी पत्नी से क्या क्या कहकर गई थी? मैं और मेरी मम्मा आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। क्या आप शाम को हमारे घर आ सकेंगी? राकेश की तल्खी भरी आवाज़ सुनकर एक बार को मैं सकपका गई। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके कहा, देखिए ये आपके घर का मसला है। बीच में ही बात काट कर वो बोला, जब अनामिका से आप बात करने आई थी तब आपको नहीं पता था कि ये हमारे घर का मसला है। खैर आप ये बताइए कि आप आएंगी या मैं अनामिका और मम्मा के साथ आपके घर आ जाऊं? पार्क के सामने वाले फ्लैट में आपका नाम लेकर पूछ लेंगे तो घर का पता चल ही जाएगा। मैंने सोचा अगर कहीं ये लोग सचमुच घर आ गए तो बेवजह का यहाँ तमाशा बन जाएगा। मेरे पति मुझे 10 बातें सुनाएंगे। उससे तो मुझे इस मामले में किसी सहयोग की उम्मीद नहीं थी। अब क्या करूं? अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कितने बजे आना है? हार कर मैंने पूछ ही लिया। 7 बजे तक आप आ जाइए। मैंने अपने पति को इस बारे में बताया तो था, लेकिन विस्तार से नहीं। शाम 5 बजे मैंने पति को फ़ोन किया, मुझे सुमित्रा आंटी के घर जाना है। अभी ख़त्म नहीं हुई तुम्हारी सुमित्रा आंटी की कहानी। पति बोले, खैर कितने बजे जाना है? 7 बजे आते आते थोड़ी देर हो जाएगी। रास्ते भर मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। अगर उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो मैं ये कहूँगी, वो कहूँगी, पर क्या मैंने उन लोगों को गलत समझा? क्या वे ऐसा नहीं चाहते थे? नहीं चाहते होंगे तभी आंटी भी मुझसे बात करना चाहती हैं। दरवाज़ा अनामिका ने खोला था। हेलो करके मुझे सोफे पर बैठाकर वो अंदर चली गई। उसके पति ने बाहर आते ही नमस्ते का जवाब देकर बैठते ही बिना किसी भूमिका के बात शुरू कर दी। दिखने में तो आप ठीक ठाक लगती हैं, लेकिन लगता है समाज सेविका बनने का शौक़ रखती हैं। समाज सेवा के लिए आपको सबसे पहले हमारा ही घर मिला था क्या? मैं डर गई, मौन रही, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से मुझ में बोलने की हिम्मत आ गई। मिस्टर राकेश, इसमें समाज सेवा की बात नहीं है। मुझे जो महसूस हुआ मैंने वो कहा, और मेरे दिल ने जो कहा मैंने वही किया। जब दो प्यार करने वाले लड़का लड़की को उनके माँ बाप एक बंधन में खुशी खुशी बांध देते हैं, तो बच्चे अपने माँ बाप के प्यार को एक होते क्यों नहीं देख पाते? समाज क्यों इसे असामाजिक मानता है? क्या बड़ी उम्र में प्यार नहीं हो सकता? और हो जाए तो कोई क्या करे? प्यार करना क्या पाप है? नहीं, प्यार किसी भी उम्र में पाप नहीं है। वैसे भी इस उम्र का प्यार तो बिल्कुल निश्चल और सात्विक होता है। इसमें कोई वासना नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्नेह होता है, वो भी बिल्कुल शुद्ध स्नेह। इतने अनुभवी दो लोग दूसरे की भावनाओं को समझते हुए सहयोग के लिए मिलन की इच्छा रखते हैं, इसमें क्या गलत है? अगर हम उनकी इच्छाओं को समझते हुए उनके मिलन के साक्षी बने। बच्चों की हर इच्छा पूरी करना यदि माँ बाप का फर्ज है, तो क्या बच्चों का कोई फर्ज नहीं है? क्या बच्चे हमेशा स्वार्थी ही रहेंगे? बाकी आपकी माँ है, आप जाने, और वो, मुझे तो उनसे एक अनजाना सा स्नेह हो गया है, एक अजीब सा रिश्ता बन गया है। उसी के नाते मैंने उनके दिल की बात समझ ली थी। शायद मैं अपनी हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। इतना कहकर मैं वहाँ से चलने को तत्पर हुई, तभी अंदर से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सामने कमरे के दरवाजे से
3 दंपत्ति तालियां बजाते हुए ड्राइंग रूम में प्रवेश कर रहे थे। सभी के चेहरे पर हंसी थी। अब तक अनामिका और राकेश भी उनमें शामिल हो गए थे। मैं समझ नहीं पाई कि माजरा क्या है। तभी उनके पीछे 3-4 छोटे छोटे हाथों का सहारा लेकर सुमित्रा आंटी और नारायण अंकल चले आ रहे थे। अनामिका ने मेरे पास आकर मेरा सबसे परिचय करवाया। ये नारायण अंकल के दोनों बेटे बहुए और ये मेरी प्यारी सी ननद और उनके पति हैं। और वो जो तुम देख रही हो ना नन्हे शैतान, जो मम्मा के साथ खड़े हैं, वे नारायण अंकल के दोनों पोते और पोती हैं। और अंकल के साथ मेरी नंद का बेटा और मेरा बेटा है। बच्चों ने कितनी जल्दी अपने नए दादा दादी और नाना नानी को स्वीकार कर लिया। ये तो हम बड़े ही हैं जो हर काम में देर करते हैं। रागिनी, आज से मेरी एक नहीं 2 नंदे हैं। अनामिका भावुक होकर बोली। उस दिन तुम्हारी बातों ने मुझ पर गहरा असर डाला, लेकिन सबको तैयार करने में मुझे इतने दिन लग गए। शायद तुम्हारी तरह सच्ची भावना की कमी थी, या फिर एक ही मुलाकात में अपनी बात समझा पाने की कला का अभाव। खैर, अंत भला तो सब भला। मैं बहुत खुश थी। तभी अनामिका मेरे हाथ में 2 अंगूठियां देकर बोली, रागिनी दी, ये शुभ काम आपके ही हाथों अच्छा लगेगा। मैं हतप्रभ सी अंगूठियां हाथ में लेकर अंकल आंटी की ओर बढ़ चली। मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। मैं दोनों के गले लग गई। उन दोनों के स्नेहल हाथ मेरे सिर पर आशीर्वाद दे रहे थे। आज मुझे अपने फैसले से बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैंने अंकल आंटी को मिलाने की एक छोटी सी कोशिश की थी और मेरी वो कोशिश सफल हो गई थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।